द बेस्ट मॉर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप लोगों को ये वीडियो धुंधला दिखाई देता हो तो आप इस वीडियो को साफ साफ देखने के लिए दो काम कर सकते हैं। पहला, आप इस वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी पे करके देखिए, और दूसरा, आप अपने मोबाइल का लाइट थोड़ा बढ़ा लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा और इसी से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति होगी। अब देखिए यह पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अब देखिए त्रिज्या दिया है, त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए अर्धवृत्त की परिमिति बराबर सूत्र होता है 2r प्लस 5r। अब देखिए 2 तो 2 गुना r का मान कितना है 7 प्लस पाई का मान कितना होता है, देखिए 22/7 गुना r का मान कितना है 7। अब देखिए ये 7 कैंसिल हो गया, 7 दूना 14। अब देखिए प्लस तो प्लस बच गया 22 और 14 का जोड़िएगा कितना हो जाएगा 36। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या 36। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, आप लोग शायद जानते होंगे। अब देखिए पाई के बारे में अगर पूछेगा, पाई कैसी संख्या है। अब देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किसी वृत्त पर, अब देखिए कोई वृत्त है, वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यानी कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु, मान लीजिए यानी कि एक बिंदु P है, एक बिंदु वृत्त के बाहर स्थित कोई बिंदु P है। अब देखिए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए कोई बिंदु है P, अब देखिए वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए हो गया P है और दूसरा हो गया PB। यहाँ लिख दिए वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के कोई बाहर स्थित कोई बिंदु P है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा, देखिए दो स्पर्श रेखा है PA और PB, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। पूछा कितना, अब देखिए मात्र दो गो, मात्र कितना PA और PB, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। पूछा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मात्र दो। अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मात्र दो। अब देखिए दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। अब देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा क्या होगा, समान होगा। यहाँ देखिए वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। इसका देखिए ऑप्शन ए में आधा, ऑप्शन बी में 2 गुना, ऑप्शन सी में समान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, अब देखिए जैसे PA और PB दो स्पर्श रेखा है, दोनों हमेशा क्या होगा, समान होगा। PA बराबर PB, मान लीजिए अगर PA यहाँ से यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर, PB भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए ये है 4 सेंटीमीटर तो PB भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये अगर 8 सेंटीमीटर है, PA अगर 8 सेंटीमीटर है तो PB भी कितना होगा 8 सेंटीमीटर। मान लीजिए जैसे कि PA 12 सेंटीमीटर है और PB भी कितना होगा, दोनों समान है तो 12 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पर पूछा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, अब देखिए इसके बाहर में स्थित कोई बिंदु P है, P से दो स्पर्श रेखाएं PA, अब देखिए दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, PA और PB खींची गई है। यदि PA, मान लीजिए PA का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई होगी, इसका मान भी उतना ही होगा 4 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन ए में 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में इतना, ऑप्शन डी में देखिए कितना है 4 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए वृत्त के बारे में जानते हैं, वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त देखिए यानी कि जैसे देखिए किसी निश्चित बिंदु के, जैसे कोई निश्चित बिंदु है C,
किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घिरे हुए गोलाकार भाग को ही क्या बोलते हैं, वृत्त। किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घिरे हुए गोलाकार भाग को क्या बोलेंगे, वृत्त। देखिए एक निश्चित बिंदु है और इसके चारों ओर गोलाकार भाग है, इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त। और इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। अब देखिए ये हो गया परिधि, वृत्त की हो गया परिधि। वृत्त की कुल लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। अब देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए इसमें और आएगा जैसे कि जीवा। अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं ये वाला सूत्र, तो आप इसे लिख सकते हैं, इसे मिटा देते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। अब समझते हैं, देखिए इसमें और आएगा जैसे देखिए जीवा किसे कहते हैं। अब देखिए वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलेंगे, जीवा। वृत्त के दो बिंदु, मान लीजिए ये बिंदु है एम, ये बिंदु है एन। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या बोलेंगे, वृत्त की जीवा। अब देखिए जीवा, अब व्यास किसे कहते हैं, सबसे बड़ी जीवा को। अब देखिए सबसे बड़ी जीवा यहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ से देखिए धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, व्यास। अगर इसको बढ़ा देंगे इस जीवा को, सबसे बड़ा यहाँ व्यास हो जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। अब देखिए वृत्त का व्यास जो है त्रिज्या की दो गुनी होती है। वृत्त का व्यास यानी कि व्यास होता है डी, त्रिज्या की क्या होगी, दो गुनी। डी बराबर हो जाएगा 2r। और पूछेगा जैसे देखो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी। वृत्त की त्रिज्या जो है व्यास की आधी हो जाएगी। r बराबर d/2 यानी कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब देखिए इसमें और आएगा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। ये जैसे देखिए वृत्त हो गया, ये हो गया स्पर्श रेखा ए बी। अब देखिए वृत्त के एक बिंदुओं पर, जैसे वृत्त के एक बिंदुओं पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा। ये हो गया ए बी, हो गया वृत्त की स्पर्श रेखा। अब देखिए यहाँ वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, वो बिंदु है पी। वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, वृत्त की स्पर्श रेखा। अब देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, जैसे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ओ। यहाँ पर जैसे देखिए बिंदु है ओ, ओ पी, इस पर क्या होगा, लंब होगा। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है दो चर वाले समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या है। अब देखिए ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन। अब देखिए बोल रहा है कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी मतलब जब एक दूसरे को काटेगा, मान लीजिए दो गो रेखा है, ये हो गया L1, ये हो गया L2। दोनों देखिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब किसी बिंदु पर काट रहा है एक दूसरे को। तो बोल रहा है इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, इसमें मात्र एक ही हल होगा। इसका मात्र कितना हल होगा, एक होगा, एक हल होगा, या इसे अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है कोई हल नहीं। अब देखिए कोई हल कब नहीं होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगा तब इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया L1, ये हो गया L2। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब इसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि अब देखिए यानी कि रेखा L1 और L2 दोनों यानी कि क्या है, एक दूसरे के समांतर, यानी कि जैते रहेगा इधर सीधा, यानी कि कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगा। यानी कि इसका हो जाएगा कौन चीज, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है तब उसका कोई हल नहीं होता। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनंत हल। अब देखिए अनंत हल कब होगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगा, यानी कि दोनों रेखाएं एक ही पर होगा, जैसे कि एक ही लाइन पर होगा, जैसे कि लाइन L1 हो गया और L2 भी इसी पर होगा, तो क्या हो जाएगा, संपाती। तब इसका क्या होगा, अनंत हल होगा। अब देखिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक हल या अद्वितीय हल भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है 12,7,10,34 तथा 48 का परिसर होगा। अब देखिए यह सांख्यिकी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन है। अब देखिए परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि सबसे बड़ा में से सबसे छोटा को घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वही क्या होगा, परिसर। अब देखिए परिसर बराबर सूत्र हो जाएगा परिसर बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देखिए उच्च सीमा ये सब संख्या यानी जो दिया गया संख्या सबसे बड़ा संख्या कौन है। अब देखिए 12, 7, 10, 34 तथा 48 सबसे बड़ा क्या है 48, 48 माइनस। अब देखिए सबसे छोटा संख्या कितना है 7, 48 में से 7 को घटाएंगे तो बच जाएगा 41। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में कितना 41। अब देखिए एक और सूत्र इसमें आएगा, वैसे तो बहुत सारा सूत्र आता है। अब देखिए आएगा वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। अब देखिए वर्ग चिन्ह बराबर यानी सूत्र ये हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी देखिए परिसर बराबर हो जाता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, लेकिन वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, या एक और सूत्र होगा कुल योग बटे कुल संख्या। ये सूत्र होता है माध्य बराबर। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। माध्य बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, या कुल योग बटे कुल संख्या। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा। अब देखिए सबसे पहले समझते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब देखिए इसे मिटा देते हैं। सम संख्या किसे बोलिएगा, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। और आएगा विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या बोलते हैं वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। अब देखिए सम संख्या। अब देखिए वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, उसे बोलते हैं सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। जैसे देखिए यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2n। अब देखिए n हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, वह संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, या गिनती की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है। अगर पूछेगा सबसे बड़ा सम संख्या क्या होगा, 2n या 2n। अब देखिए अगर पूछेगा सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, यही हो जाएगा 2n। अब देखिए n हो गया प्राकृतिक संख्या। यहाँ पूछा किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ m दे दिया, यहाँ n भी ले सकते हैं, यहाँ पर m भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, m n कुछ भी जो मन है, x y z कुछ भी। m के लिए सम संख्या का रूप होगा। अब देखिए क्या होता है 2n, यहाँ हो जाएगा 2m। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में m प्लस
1। अब ऑप्शन नंबर बी में 2m, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही पूछेगा विषम संख्या के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का व्यापक रूप होगा, उसमें आ जाएगा 2m+1। क्या आ जाएगा? 2m+1। किसके लिए? विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? 2m+1 होता है। अब देखिए यह वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन है। विषम संख्या किसे बोलिएगा? वह संख्या जो क्या होगा? 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। सम संख्या क्या होगा? जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, उसे बोलेंगे विषम सम संख्या। अब देखिए सबसे छोटा विषम संख्या 1 होगा और सबसे बड़ा विषम संख्या क्या होगा? 2m+1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है सभी वृत्त होते हैं। अब देखिए यह है त्रिभुज चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन। अब देखिए सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्या होते हैं? सभी वृत्त समरूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। या ऐसे भी पूछ सकता है सभी वर्ग होते हैं, उसमें भी होगा समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, लिख लीजिए सभी वर्ग समबाहु त्रिभुज और वृत्त समरूप होते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? सभी वर्ग सभी समबाहु त्रिभुज और सभी वृत्त क्या होगा? समरूप होगा। अब देखिए समरूप आकृति एक होता है सर्वांगसम आकृति। समरूप आकृति किसे बोलिएगा? और देखिए यहाँ पर है सर्वांगसम आकृति। सर्वांगसम आकृति में होगा जब जैसे मान लीजिए दो आकृति है, जब दो आकृति क्या होगा? आकार और आमा जैसे आकार मतलब देखिए जैसा दिखता है कोई चीज, जैसे देखिए एक जैसा दिख रहा है, देखिए दोनों क्या है? त्रिभुज है। ये हो गया इसका आकार। आमाप मतलब छोटा और बड़ा भी हो सकता है। किसी का आमाप क्या होता है? किसी का छोटा किसी का बड़ा। देखिए दोनों क्या है? त्रिभुज है। किसी का हो जाएगा बड़ा किसी का छोटा। लेकिन जब दोनों चीज समान होगा, जब किसी आकृति का आकार और आमाप, आकार मतलब जैसा दिखता है, और उसका आमाप मतलब सेम साइज होगा, तब वो क्या होगा? सर्वांगसम आकृति। लेकिन समरूप आकृति में क्या होगा? उसका आकार तो समान होगा, आकार मतलब एक जैसा होगा, लेकिन आमाप बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बड़ा भी हो सकता है। तब क्या हो जाएगा? समरूप आकृति। मतलब दोनों का आकार समान रहना चाहिए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उनका आमाप भी क्या हो? समान हो। तब हो जाएगा समरूप आकृति। सर्वांगसम में क्या होगा? दोनों होना चाहिए, उसका आकार भी समान होना चाहिए और उसका आमाप भी समान होना चाहिए, तब हो जाएगा वह सर्वांगसम आकृति। समरूप में क्या होगा? जब दो आकृति का आकार समान हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उनका आमाप भी समान होने की, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी, तब वो क्या होगा? समरूप आकृति होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो द बेस्ट मॉर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।